हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पार्ट बी में आंसर राइटिंग कर रहे हैं और हम शॉर्ट आंसर्स भी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम एसेज भी कर रहे हैं। फॉर्मेट सबको मालूम है, 15 क्वेश्चंस आएंगे, लाइक सॉरी 5 क्वेश्चंस इन टोटल आने, जिसमें 4 आपकी शॉर्ट आंसर्स होंगे और एक आपका ऐसे होगा। हमारा मेथड क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डू इज कि हम कुछ शॉर्ट मटेरियल तैयार कर ले रहे हैं जेनेरिक टॉपिक्स का। जेनेरिक टॉपिक्स कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आ रहा है तो, या इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें के एग्जाम में रेलिवेंट होंगे, जो भी टॉपिक्स रेलिवेंट होंगे, इवन टेकन बिकॉज इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रखे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हम शायद हमने कुछ 15 से 16 टॉपिक्स किए होंगे अभी तक। लेट्स से अगर 17th टॉपिक भी माने, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। तो दिस इज अ वेरी प्रॉबेबल टॉपिक। हम यहाँ से जो points निकालेंगे वो हम एजुकेशन रिलेटेड कोई भी कंटेंट आएगा, और जो भी मेरे क्लासेस मालूम है हमें पढ़ना कैसे था, करना कैसे था, अगर एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी आता है तो हमें ये पॉइंट वहाँ पे डालने ही डालने। अगर शॉर्ट आंसर्स में आए, देखो मैं तुमको ये ऐसे परस्पेक्टिव से करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे 450 वर्ड्स का आना है। अब ऐसे तुम्हारा 450 वर्ड्स का, और शॉर्ट आंसर्स जो तुम्हारे हैं मैंने तुम लोगों को पहले भी बोल रखा है, हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स हम ऐसे में करें और हमें शॉर्ट आंसर पूछ लिए जाए, या शॉर्ट आंसर्स में करें और ऐसे में पूछ लिए जाए। तो हमें अपनी, जब हम सारे आंसर्स कर चुके होंगे, इन टोटल 60-70 आंसर्स जब हम कर चुके होंगे, तो हमारे पास एक फॉर्डर रेडी होगा, और वो फॉर्डर को यूज करना है। ऑल आर क्वेश्चंस आर कमिंग, वेदर दे कमिंग फ्रॉम ऐसे या फिर वो शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। रूल इन मॉडर्न एजुकेशन, मैंने आपको क्या बोला, अगर एजुकेशन रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तो हमें कुछ कीवर्ड्स यूज करने ही हैं। जैसे ऑनलाइन लर्निंग को वी हैव टू यूज। व्हाई ऑनलाइन लर्निंग? बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग हैज मेड एजुकेशन अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल फॉर ऑल। याद रखोगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये 3 ए यूज करने हैं। अफोर्डेबल मतलब किफायती, हम सब जिसको अफोर्ड करेंगे। अफोर्डेबल, अवेलेबल, इट शुड बी अवेलेबल ऑल्सो, क्योंकि देखो हो सकता है हम पढ़ना चाहते हो बट उस पार्ट ऑफ कंट्री में एजुकेशन पहुंचा ही ना हो। तो अफोर्डेबल एंड ऑल्सो भी अवेलेबल, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होगा तो लाइक व्हाट्स द पॉइंट। एंड एक्सेसिबल, एक्सेसिबल इज समथिंग, देखो होता क्या है, हो सकता है आप कोई हाई एंड होटल देखते हो बट आप वहाँ पे, वो आपको अवेलेबल भी है आपकी सिटी में, है ना, एक हो सकता है अफोर्डेबल ना हो, बट हो सकता है आपको वहाँ पे एक्सेस भी ना हो, क्राइटेरिया हो विच इज नॉट मेकिंग इट एक्सेसिबल। तो 3 एज यूज करने हैं साथ में। अब ये सारी चीज़ों के साथ में वी ऑल्सो नीड क्वालिटी। सो वेर एवर वी आर यूजिंग दीज 3 एज, इसके साथ में आप क्यों याद रखोगे, क्यों क्वालिटी। सो वी नीड एजुकेशन विच is affordable, accessible and available. Simultaneously, it should also have quality into it, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा। तो ऑनलाइन लर्निंग का पॉइंट हमें याद रखना है कीवर्ड्स में। दूसरा, वी हैव टू यूज द टर्म कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजिटल डिवाइड? अब यहाँ पे मैंने, आप मेरे डायग्राम वाले देखोगे तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक graph बनाया था, जहाँ पे मैंने फोन यूजर्स बनाए थे अर्बन और रूरल एरियाज के। इसके लिए प्लीज जाके क्लास देखो, आई एम नॉट गोइंग ऑन टू पॉइंट अगेन। तो डिजिटल डिवाइड क्या है? वो डिजिटल डिवाइड ये कहता है कि देखो, डिजिटल इंडिया पूरे इंडिया में हो रहा है बट बहुत सारे लोगों तक अभी भी अवेलेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, या फिर एक्सेसिबल नहीं है। तो एक डिवाइड क्रिएट हो जा रहा है इंडिया के बीच में, पीपल हु हैव एक्सेस टू डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका यहाँ पे जो डिजिटली हु आर नॉट वेरी मच एप्ट। तो ये डिजिटल डिवाइड क्रिएट हुआ है। उसके बाद एआई इन एजुकेशन। प्रीवियस क्वेश्चंस आपने जो डिस्कस कर रखे हैं वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस बता रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ एआई हैज टू बी यूज्ड इनटू एजुकेशन आल्सो। कैसे हम एआई का यूज करके एजुकेशन को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल बना सकते हैं। नाउ द कांसेप्ट ऑफ ई लर्निंग, वही ऑनलाइन, क्योंकि देखो हमारा ब्रॉडर टॉपिक क्या है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब यहाँ पे मान लो अगर क्वेश्चन पूछ दे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न हेल्थ इंडस्ट्री, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे भी आपको इसी पैटर्न पे जाना है। अगर हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो हेयर वी कैन मेंशन ई संजीवनी। Now, what do we like? What is eSanjeevani? eSanjeevani is an online platform for doctors to consult senior doctors and for patients to consult doctors. तो P2D और D2D, डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई स्पेशलाइज्ड चीज़ है। लेट्स से सम डॉक्टर इज सिटिंग इन एरियाज और उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, देन डॉक्टर कैन कंसल्ट अ सीनियर डॉक्टर। साइमल्टेनियसली द पेशेंट्स कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज। बाकी एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट मैंने समझा दिया, और स्किल डेवलपमेंट फोकस करना है। बिकॉज अगर ऐसी एजुकेशन नहीं दी वेयर वी आर लैकिंग स्किल्स, तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, सेविंग्स नहीं होगी। याद करो इन्वेस्टमेंट साइकिल जो मैंने बनाई थी, विच कैन बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। देखो हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो कैसे यूज करनी है वो मैं तुमको हर बार समझा रहा हूँ, तो फोकस ऑन इट। स्किल डेवलपमेंट में वी कैन मेंशन दिस स्कीम कॉल्ड एज स्किल इंडिया, ये भी मैंने कवर कराया हुआ है। तो जहाँ पे भी स्किल इंडिया मिशन बताया था, अपने आप दिमाग की बात जानी चाहिए थी और यहाँ पे लिख देना था। चलो आगे चलते हैं। नाउ हाउ डू वी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक? टॉपिक क्या है? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू मॉडर्न एजुकेशन। कीवर्ड्स मैंने समझाए। पहली चीज लिखी है टेक्नोलॉजी
देखो जो बराबर क्लासेस करते आ रहे हैं उनको मालूम है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, पार्ट बी को करना कैसे है स्मार्टली। नाउ एक इंट्रोडक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर रोल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हेल्थ में भी पूछता है तो आपको ये इंट्रोडक्शन यूज करना है, बस आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर दोगे। या रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू एनी सच सेक्टर, तो हमको तरीका यही अपनाना है। नाउ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन, डेफिनेटली द टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज के आने के बाद से एजुकेशन हैज बिकम मोर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। नाउ हाउ डू लाइक वी इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, तभी हम आगे इस बारे में लिख पाएंगे। हमें एग्जामिनर को पहले ही बता देना है कि यस सर हम ये पॉइंट मान रहे हैं और यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन मेक लर्निंग मोर एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल एंड इंटरैक्टिव। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल एंड इंटरैक्टिव की जगह वही 3A यूज कर दो, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू यूज द पॉइंट्स इनटू डिफरेंट आंसर्स सो दैट यू हैव टू लर्न लेस, एंड यू कैन अप्लाई मोर। शिफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स has been accelerated by the COVID-19 pandemic. Now we have to address this point कि इंडिया में एक्सेलरेशन कहाँ से आया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड-19, मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड कराऊंगा। देखो कोविड-19 से तो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हुई है डेफिनेटली, क्योंकि और ऑप्शंस बचे नहीं थे, बट यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन को जरूर मेंशन करेंगे। डिजिटल इंडिया मिशन अभी ने जो 2016 में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया था उसकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें हुई। यहाँ से जियो का लॉन्च हुआ, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ऑफ इंटरनेट गॉट अफोर्डेबल इन इंडिया थ्रू जियो और लेट्स से सम डिफरेंट कंपनीज, वी डोंट हैव टू नेम देम। करना चाहते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये इस पॉइंट को एड्रेस जरूर करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं लाइक वेरियस अदर कंपनीज, दे हैव मेड डेटा और लेट्स से इंटरनेट वेरी अफोर्डेबल इनटू आवर कंट्री, इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यूज आ पा रहा है। हाईलाइटिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। नाउ इसका मतलब क्या है कि कोविड-19 आया, वजह से टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ गया एजुकेशन में। बाकी देखो देयर वर स्टार्टअप्स, आप बायजूस वगैरह को देखोगे तो ये सब कोविड से पहले बन गया, अकेडमी कोविड से पहले बन गया था, इनको पुश कोविड से मिला है, तो वो यहाँ पे ये एड्रेस करना चाह रहा है कि कोविड-19 से टेक्नोलॉजी का यूज, बट इसके साथ साथ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई बिकॉज टेक्नोलॉजी मेड एजुकेशन वेरी अफोर्डेबल, सो देयर वर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट एट द सेम टाइम जब अपॉर्चुनिटी आती है तो चैलेंजेस भी आते हैं, चैलेंजेस सच एज डिजिटल डिवाइड, कि भैया दे तो रहे हैं लेकिन इंटरनेट भी नहीं वहां पहुंच पा रहा है, इवन फोन्स आर नॉट एक्सेसिबल टू दोज फैमिलीज। और देखो इतना ये है बिकॉज प्राइमरी लर्निंग फ्रॉम द 6 to 14 इज अ इंडिया में एक फंडामेंटल राइट है विच वाज एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। नाउ द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 मेड राइट टू एजुकेशन for people or let's say children below the age of 14, 6 to 14 a fundamental right. Now this point can also be addressed somewhere here, जिससे आप एग्जामिनर को बता सको कि मेरा विजन बहुत बड़ा है, मुझे बात मालूम है कि भैया फंडामेंटल राइट है क्या, राइट टू एजुकेशन। अभी ये फंडामेंटल राइट है तो सरकार की ड्यूटी बनती है, सबकी ड्यूटी बनती है। नाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस अचीव आवर गोल, नाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस अचीव आवर लार्जर गोल, है ना। अब इंट्रोडक्शन बना बॉडी पे, बॉडी में हमें कुछ पॉइंट्स एड्रेस करने हैं, ये वही पॉइंटर्स हमें अंडरलाइन करने हैं। वी हैव टू टेल द एग्जामिनर कि भैया हमें ये सब आइडियाज हैं। अभी बॉडी सबसे पहले ई लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को एड्रेस करेंगे, और जहाँ पे हम ये बताएंगे द राइज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक खान अकेडमी और लेट्स से बायजूस वगैरह मेंशन कर दो। अब बायजूस तो इज नॉट इन गुड बुक्स बट यू कैन डेफिनेटली मेंशन पीपल लाइक खान सर है, ठीक, खान सर हो गए, फिर अनअकैडमी वगैरह मेंशन कर दो। फिर आप यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट एड्रेस करो, राइज ऑफ एडटेक स्टार्टअप्स, क्योंकि आप समझो एक चीज को, स्टार्टअप्स के साथ भी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट लाएंगे स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट विल लीड इनटू मोर प्रोडक्शन विल लीड इनटू एम्प्लॉयमेंट लीड्स इनटू इनकम का या तो मैं मार्केट में डिमांड करता हूं या तो मैं उस इनकम को सेव करता हूं, वो बैंक में जाता है, बैंक से वापस इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ जाता है, एंड इफ आई एम स्पेंडिंग इन द मार्केट तो डिमांड बढ़ता है तो साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन बढ़ता है। रिमेंबर द इन्वेस्टमेंट साइकिल दैट आई ड्रू इन क्लास 2 और 3। एडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन, इट इज डेफिनेटली मोर एक्सेसिबल, यू कैन रीच टू डिफरेंट ऑफ द कंट्री, है ना। बाकी पहले क्या होता था, हॉस्टल और बहुत सारे लॉजिस्टिक कॉस्ट आ जाती थी जो कि अब ऑनलाइन की वजह से नहीं आ रही है। इट इज ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आप काम कर सकते हो, एक टीचर साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोगों को पढ़ा सकता है, डेफिनेटली इट इज कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो। नाउ सेल्फ पेस्ड लर्निंग इज आल्सो गेटिंग प्रोमोटेड टू इट, व्हाई, क्योंकि देखो हो सकता है किसी बच्चे का स्पीड ज्यादा हो ग्रास्पिंग का और किसी बच्चे का स्पीड कम, तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग का प्रमोशन होता है। जैसे हम भी आपको काफी सारे लाइक आई आल्सो टेंड टू गिव अ लॉट रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी करते हैं, बट रिकॉर्डेड में क्या होता है, यू कैन ऑब्वियसली सेल्फ पेस योर लर्निंग, सो anyone who has attended all of my previous lectures can definitely watch because उसको बहुत सारी चीजें पहले से आती होंगी, तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्रमोशन मिलता है। और डेफिनेटली इसका ग्लोबल रीच तो है ही, एनीवन कैन वॉच इट, इवन माय कजिन यूएस कैन वॉच मी टीचिंग। क्या आते हैं, तो एक तो डिजिटल डिवाइड इज अ मेजर चैलेंज, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और लेट्स से उन पे गैजेट्स नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन डेफिनेटली, क्योंकि
आप एक एक बच्चे पे ध्यान नहीं रख पाते हैं। स्क्रीन फटीग इज ऑल्सो कॉमन इशू। ज़्यादा घंटे स्क्रीन टाइम होने से स्क्रीन फटीग आता है, लीड्स टू अ लॉट ऑफ हेल्थ इशूज, लीड्स टू अ लॉट ऑफ हेल्थ इशूज। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स हैव टू बी एड्रेस्ड इन द क्वेश्चन। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं? एजुकेशन में ऑब्वियसली एआई आएगा, तो एआई ड्रिवन एजुकेशन फ्यूचर। पर्सनलाइज्ड लर्निंग आना शुरू होगी, इंटीग्रेशन ऑफ रियलिटी इन रूम्स। तो डेफिनेटली एज टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारे एजुकेशन में भी इनकलकेट होंगी। वी हैव टू मेक these points. कंक्लूजन में व्हाट वी कैन राइट इज टेक्नोलॉजी इज डबल एज्ड स्वॉर्ड, मतलब दो धारी तलवार है। आप इसको दोनों एस्पेक्ट से देख सकते हो, इसके बहुत सारे प्रोज हैं, इसके बहुत सारे कॉन्स भी। टेक्नोलॉजी इज अ सॉर्ड, ऑब्वियसली देखो ना यहाँ पे स्क्रीन फटीग भी बढ़ रहा है, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन है, डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम एजुकेशन इज गेटिंग मोर एक्सेसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड ग्लोबल रीच इज समथिंग which can be achieved through use of technology into modern education. Now technology is a double edged sword in education, definitely, ठीक है। ये हमने पॉइंट कहाँ इशू एड्रेस कर रखे हैं? ऊपर अपनी बॉडी में। while it enhances learning opportunities, ensuring inclusivity and addressing challenges like digital access remain critical. तो यहाँ पे आप लिख दो SDG 3, अभी जाके चेक करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 किसका है। इफ इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन जस्ट टेल मी, हमें को बताना जरूर, इसको थोड़ा गूगल करोगे और हम कंक्लूजन देके वील बी डन विद दिस आंसर। अगर आप पुराने क्वेश्चंस पे बराबर देखते जा रहे हो, बराबर ऐसे इसको फॉलो कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वेरी इजीली। Now coming on to topic number 2, the topic number 2 talks about the impact of social media on youth. तो जो सोशल मीडिया हम यूज़ करते आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट यूथ पे क्या है? एक कीवर्ड ये है कि डिजिटल एडिक्शन हो रहा है, सब दिन भर रील्स देख रहे हैं, शॉपिंग गोइंग ऑन टू ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सोशल मीडिया के तरफ इंक्लाइन कर रही हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज आर वेरी कॉमन, क्योंकि पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद द लाइव्स ऑफ अदर्स, और हम ये भूल जाते हैं उस टाइम पे कि सोशल मीडिया पे हम वो रहे हैं जो अगला हमें दिखना चाहता है। So now this is leading to a lot of mental issues also. Now misinformation is something which is also getting accelerated through it, क्योंकि अब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे रिलायंस है कि फैक्ट होता नहीं है, एंड a lot of people start स्प्रेडिंग मैसेजेस जो भी उनके पास आ जाते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड वगैरह बहुत कॉमन है, आपको ये बात मालूम है। अच्छा, उस पर एक कानून आया था, एक कानून लाइक गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट अ बिल ऑन इट, बट अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आया है। ऑनलाइन एक्टिविज्म बढ़ा है, a lot of people are trying to protest or let's say try anything through online protest या फिर इस तरीके से, ताकि लाइक पीपल गेट अवेयर। तो ऑनलाइन एक्टिविज्म बहुत है, एंड साइबर बुलिंग इज समथिंग व्हिच हैज टू बी एड्रेस्ड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग बुलीड ऑन internet platforms. Now how do we start this? Social media platforms like Instagram, Twitter and TikTok influence how youth interact. Definitely. So social media platforms जो है Twitter, like this is a very topic, this can be asked in your examination, prepare it really well. Social media platforms like Instagram, Twitter and TikTok influence how youth, डेफिनेटली जो भी चीज़ ट्रेंड हो रही होती है हम वही उसी तरीके से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ योर एज जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के हिसाब से उनको होगा कि सेंस होंगे, तो सोशल मीडिया डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। दे लाइक इन्फ्लुएंसिंग देयर ओपिनियंस, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप जैसे पेजेस सब्सक्राइब करोगे वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस होगा, किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ होगा, या फिर लेट्स से न्यूज़ से मिलना तो बहुत मुश्किल है आजकल। ऑफर कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी तो है ही, एबल टू कनेक्ट टू योर फ्रेंड्स फ्रांस और लेट्स से यूएस, जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। सो नाउ कनेक्टिविटी समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव लॉट, और हम सब एक दूसरे से बहुत रियल टाइम में बातें कर पाते हैं और साथ में जुड़ के रह पाते हैं, बट ऑब्वियसली इट पोजेज अ लॉट ऑफ रिस्क आल्सो। इस चीज़ को अभी हम बॉडी में एड्रेस करेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे? व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर इन्फ्लुएंसिंग द यूथ? अब कैंपेन चल जाते हैं, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर सकते हो, लाइक अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर गेटिंग देयर रिकग्निशन, टैलेंट रिकग्निशन ईजी हो गया है, नॉट टैलेंट विच इज शोन इन समर रहना शोज, बट या हाँ जेन्युइन टैलेंट, तो रिकग्निशन वहाँ से मिल रहा है। डिजिटल एक्टिविज्म को बढ़ावा मिला है, पीपल आर गेटिंग मोर, वो दे आर एबल टू लाइक, अब यहाँ हम ऐड कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f). इसकी ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो स्पीकिंग एनीथिंग और एक्सप्रेसिंग एनीथिंग ऑब्वियसली विद द कैविएट दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू इट अंडर आर्टिकल 20। तो 19(1)(f) में क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमें इन सोशल मीडियाज के थ्रू मिल जाता है। We are able to express anything and everything we want to convey. Skill development is something which is happening a lot. तो अब क्या है, गांव दूर दराज के इलाकों में भी आपको क्या हो रहा है, आप चीज़ें सीख पा रहे हो। सो लेट्स से समवन वांट्स टू लर्न गिटार, तो वहाँ हो सकता है कोई गिटार सिखाने वाला कोच ना हो, बट अभी इंटरनेट के थ्रू थ्रू सोशल मीडिया एवरीवन कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट टू डू, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा एक्सेस है। यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड करेंगे, इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन, दैट वी आर लिविंग अंडर इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन, है ना। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, अभी क्या चल रहा है? इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन। अपॉर्चुनिटीज है ना, ऑब्वियसली करियर अपॉर्चुनिटीज मिली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चलने लगी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एक तो मिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग देयर लाइव्स टू जो उनके शायद एक ग्रुप में नहीं है, या फिर
एक बहुत अलग सा कंपैरिजन होने लगता है, आप दूसरों की लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर करते हो। और मैंने एक पॉइंट एड्रेस किया था, सोशल मीडिया पे दिखता है जो अगला दिखा रहा होता है, तो लाइक नेवर गेट इन्फ्लुएंस बाय दोस थिंग्स। हो सकता है आपको कोई पोस्ट में लाइक दिल शो यू सम फैंसी लाइफ सम फ्लैम, बट जरूर नहीं तो रियलिटी में भी चीज होती हो। नाउ साइबर बुलिंग इज समथिंग वेरी कॉमन, प्राइवेसी कंसर्न, बिकॉज यू आल्सो अंडरस्टैंड डेटा गेट्स कंसर्न में यू हैव टू राइट डाउन दिस पॉइंट कि इन द केस पुत्तास्वामी केस of 2019 or let's say 2018, right to privacy was made a fundamental right under article 21. So right to privacy is a fundamental right. Now since right to privacy is a fundamental right as held by the honorable supreme court of India, तो हमें यहाँ पे इस चीज से हमें सरकार प्रोटेक्शन देगी। जब सरकार प्रोटेक्शन देगी तो इस चीज का कंसर्न हमारा ही नहीं सरकार का भी हो जाएगा। केस स्टडी में आप क्या लिख सकते हो, द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मूवमेंट्स। मूवमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे मूवमेंट जो हमारे समाज में कुछ बदलाव है। जैसे मी टू मूवमेंट चला था, आप जाके 2017 वगैरह में केम इन और उन्होंने अपने सेक्सुअल हरासमेंट एक्सपीरियंसेस बताए और कैसे उनको लाइफ को इम्पैक्ट कर। तो यहाँ से मी टू मूवमेंट ऑफ 2017 इज समथिंग व्हिच यू कैन मेंशन। क्लाइमेट एक्टिविज्म चलता है, आपको मालूम है क्लाइमेट एक्टिविज्म। नाउ दिस इज योर होमवर्क, आपको मेरे को बताना है 2 साल पहले एक एडोलेसेंट लाइक सम 15-14 ईयर ओल्ड गर्ल गॉट दिस अवार्ड फॉर क्लाइमेट एक्टिविज्म। तो यहाँ पे हम वो मेंशन करेंगे। वे फॉरवर्ड में जाना है, वे फॉरवर्ड लिखने मैंने आपको पहले बताया, कंक्लूजन एक देना है। वे फॉरवर्ड में व्हाट विल राइट दैट द गवर्नमेंट शुड यूज, भाई उनको सिखाओ कि कैसे डिजिटल लाइक को यूज करना है, सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है, कैसे लाइक उसके बेनिफिट्स क्या हैं। लाइक देखो एक चीज़ होती है लिटरेसी, आपको पढ़ना लिखना आता है। एक चीज़ होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, यू नो हाउ टू मैनेज। नाउ देयर इज दिस थिंग कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी। भाई मेरे को कंप्यूटर चलाना आ रहा है कि नहीं, मेरे को ना आ रहा है, पेन चलानी चाहिए। एंड देयर शुड बी स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि सरकार का भी एक बिल बनने को बाकी है लेकिन अभी टेबल नहीं हुआ है। तो स्ट्रिक्टर रेगुलेशन शुड बी देयर टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एंड एवरीथिंग। प्रमोटिंग माइंडफुल सोशल मीडिया यूसेज, हाँ अब इसको भी एड्रेस करेंगे कि सोशल यूज तो करना है बट वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल व्हाइल यूजिंग इट। powerful tool but responsible use is necessary to prevent its negative। now this is a very generic conclusion, और जो हमने कंक्लूजन्स बना रखे हैं उसको यूज करो यहाँ पे कुछ। बाकी थोड़ा आगे जाते हैं और हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो द क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने 10 आंसर, 10 तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 3-4 आंसर्स लिखवाए हैं, जहाँ पे मैंने आपको ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ग्रीन जीडीपी मैंने आपको यहाँ पे नेट जीरो का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। फिर इसके बाद मैंने आपको यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट बताया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन बताया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू बायोडाइवर्सिटी बताया है। 3 कन्वेंशन बताए हैं, ग्रीन जीडीपी बताया है, नेट जीरो बताया है। इसको करना है, कैसे यूज करना है। टॉपिक क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। इस तरीके का डेवलपमेंट सो दैट वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग एनीथिंग, वी आर लीविंग रिसोर्सेज फॉर आवर जनरेशंस आल्सो। तो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना कैसे होता है कि इफ बर्निंग एनी लिविंग थिंग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, दीस गैसेस विल बी डेफिनेटली गेटिंग एमिटेड। पूरा ग्लोबल वार्मिंग आपको समझा रखा। कार्बन फुटप्रिंट इज कितना अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज कर रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी पे वी हैव टॉक्ड अबाउट एनवायरमेंटल पॉलिसी, जो प्रोटोकॉल्स ये बताया, इस पे बात क्या हुआ है और देखेंगे। बट हाँ, इस क्वेश्चन को एड्रेस करते वक्त ये क्वेश्चन खुद से करना आना चाहिए। हमने जितने क्वेश्चन एनवायरमेंट पे कर रखे हैं 100% क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो, मतलब बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पढ़ने और इस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए जिसने पढ़ाया हुआ है, जितना हमने इस टॉपिक को एड्रेस किया हुआ है उस अकॉर्डिंग यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन सी हाउ योर लाइक हाउ क्लोज इज योर आंसर टू दिस। लाइक दिस इज नॉट परफेक्ट, है ना, डिफरेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो आप हो सकता है आपके ज़्यादा मार्क्स आए, करिए वो पॉइंटर्स को यूज़ करिए जो मैंने किया हुआ है। मैंने आपको 10 बार समझाया हुआ है कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। नाउ हाउ डू वी स्टार्ट दिस। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशूज, डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट, बट इससे बेटर इंट्रोडक्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं। कोशिश करिए कृपया करके उन इंट्रोडक्शंस को यहाँ पे लाएं। राइजिंग टेम्परेचर्स मतलब ग्लोबल हो रहा है, सब समझाया हुआ है। प्लीज़ रिविजिट करें पुराने टॉपिक्स को अगर नहीं तैयार किए हैं और प्रिपेयर जिन्होंने किया है तो ऑब्वियसली वेरी गुड। बायोडाइवर्सिटी भी मैंने समझाई थी। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी, मतलब कितना डाइवर्स आपका इकोसिस्टम है। अगर यहाँ इस इकोसिस्टम में मैं एक जिंदा प्राणी हूँ तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी 1 है। इफ आई हैव माय पेट हियर द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस टू 2। इफ वी हैव लेट्स से 10 एनिमल्स एंड 10 प्लांट्स हियर तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस threatens ecosystems and human life. Now how do we introduce it, give me a second. How do we Climate change is one of the pressing global issues. Rising temperatures, extreme weather and biodiversity loss threaten ecosystems and human life, है ना। तो ecosystem क्या है, interaction of living and non living thing। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा ecosystem क्या कहता है, पैनल, ये लाइट्स, ये लेट्स से दिस पोडियम, माय फोन, माय और दिस
इज माय इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम थ्रेटन होता है डेफिनेटली अगर टेम्परेचर्स बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में आपको एक तो बताया था, जब भाई पानी का लेवल, जब वार्मिंग ज़्यादा होगी तो जो आइसबर्ग्स होंगे है ना वो मेल्ट होंगे, तो वाटर लेवल राइज होगा। वाटर लेवल राइज होगा, लाइंग आइलैंड जैसे मान लो अब लेट्स से मालदीव्स का सी लेवल ये है और पानी यहाँ तक है। अब जब भाई यहाँ पे बर्फ पिघलेगी पोल्स पे तो पानी का लेवल तो पूरे ग्लोब पे बढ़ेगा। अभी जब लेवल एक्सीड करेगा तो हो सकता है जमीन के लेवल को क्रॉस कर जाए। यहाँ जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आइलैंड सबमर्ज हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर कैपिटल सिटीज ऑल्सो। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, कौन सी है मुझे बताना जरूर, आपकी ग्रुप है उस पर बताइएगा। ठीक, नाउ एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई डोंट आंसर ग्रुप, बट ठीक है मैं देखता सब हूँ। आप उस पर भेजा करो, मैं देख लेता हूँ। अगर एड्रेस करने लायक होता है तो मैं एड्रेस जरूर करूँगा, और अगर एड्रेस करने लायक नहीं होता है तो नहीं करता हूँ। बाकी हाँ, अगर आप डेफिनेटली कुछ सेंस लिखोगे तो आई डेफिनेटली लुक इनटू इट, है ना। अभी बॉडी में क्या है, कॉजेज क्या हो सकते हैं, लाइक व्हाट आर द कॉजेज। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, प्लेंटी ऑफ टाइम्स आई टॉक्ड अबाउट दिस, पूरा ग्लोबल वार्मिंग समझा रखा है। ऑब्वियसली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब CO2, तो जो CO2 निकलती है उसे एब्जॉर्ब करने का जो मैकेनिज्म है, जो नेचर ने दिया है कि भैया जो पेड़ हैं वो सोक कर लेंगे CO2। आप पेड़ काटोगे तो CO2 कौन सोक करेगा, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो फॉरेस्ट काटे जाएंगे, फॉरेस्ट काटे जाएंगे फिर बहुत सारे हैजार्ड्स होंगे, पोल्यूशन होगा, बहुत सारे गैसेस इमिट होंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। द इफेक्ट्स राइजिंग, आई हैव एड्रेस दिस है। सी लेवल राइज क्या होगा, सबमर्ज हो जाएंगे बहुत सारे आइलैंड। फूड इनसिक्योरिटी क्यों होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो ड्रॉट होंगे तो फूड अवेलेबल हो नहीं पाएगा। अब फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली फूड इनसिक्योरिटी होगी। एंड राइट टू फूड, यहाँ पे राइट टू फूड इज अ लीगल राइट अंडर व्हाट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, 2013 का एक कानून है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अकॉर्डिंग टू फूड इज अ लीगल राइट, सो फूड इन दिस कंट्री होगा। उस पॉइंट क्वेश्चन करेंगे। क्लाइमेट रेफ्यूजीज बहुत सारे आएंगे भाई, जब उनके पास जगह ही नहीं होगी रहने की, या ऐसी हार्श कंडीशन वहां पे बनेंगी जैसी सहारन एरिया में बन रही है। अफ्रीका में यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, तो ऐसे कंडीशन बनेंगे तो क्लाइमेट ऑल्सो, बिकॉज पीपल विल हैव टू लीव देयर कंट्री एंड एंटर इनटू डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा ही होगा। ठीक, नाउ व्हाट डू वी काउंटर ऑल, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें। एनर्जी सच सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब पे फोकस करेंगे। जब ये पॉइंट्स लिखेंगे तो हम जब हम सोलर एनर्जी करेंगे, हम यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मेंशन करेंगे। सफिशिएंटली मैंने समझा हुआ है, तो जो भी सीरीज का पार्ट है वो मालूम है मैं किस बारे में बात करूँ। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे, हम इसके बाद ग्रेट ग्रीन वॉल की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। न्यूक्लियर एनर्जी पॉइंट मेंशन कर देंगे, सोलर एनर्जी पे तो ज़्यादा लिखेंगे। यहाँ पे हम एक स्कीम मेंशन करेंगे सरकार की, PM कुसुम। PM कुसुम में सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किसानों को उनकी ज़मीन पे, बस 1 एकड़ ज़मीन, सरकार आपको 65,000 रुपये सालाना देती है। द गवर्नमेंट पेज यू 65,000 रुपीज़ एवरी ईयर फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड। यहाँ पे सरकार अपने सोलर पैनल्स लगाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेती है। इसीलिए पीएम कुसुम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अन्नदाता को क्या बना रहे हैं। अन्नदाता कौन है, द वन हु इज गिविंग अस फूड, फार्मर्स आर गिविंग अस फूड। अन्नदाता से ऊर्जादाता। अभी PM कुसुम में जब सोलर पैनल्स लगेंगे तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो रिन्यूएबल होगी और पोल्यूशन फ्री होगी। तो हम अन्नदाता को, द वन हु इज प्रोवाइडिंग अस फूड, वी आर चेंजिंग, वी कन्वर्टिंग अन्नदाता इनटू ऊर्जादाता। ऊर्जादाता, ऊर्जा मींस एनर्जी, तो ऊर्जा अन्नदाता बन जाएगा क्या, ऊर्जादाता, थ्रू व्हाट, PM कुसुम। तो यहाँ मेंशन करना ही करना है, एग्जाम डेफिनेटली गिव यू मार्क्स फॉर ऑल ऑफ दीस। इको फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए। वी कैन मेंशन मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ ऑफ मोदी जी। लाइफ मतलब लाइफस्टाइल, wherein we are adopting sustainable practices and natural practices. We have to promote deforestation also. We have to plant in more and more trees. अब deforestation mention करते ही हम यहाँ पे सरकार की एक scheme कर देंगे, ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया mission which was launched under the National Action Plan for Climate Change in the year 2008. So the Manmohan Singh government, the Manmohan Singh led UPA government launched an climate change plan for India, जिसमें उन्होंने 8 स्कीम्स बनाई थी। हमें 8 याद नहीं करनी। नेशनल सोलर मिशन था, बहुत सारे मिशन थे, उसमें से एक मिशन था ग्रीन इंडिया मिशन, wherein we had to plant in more and more trees. We had to increase the forest cover of our country. तो ग्रीन इंडिया मिशन से हम एफोरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और ग्रीन इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2008 में, अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पॉइंट हम मेंशन करके आएंगे। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन लाइफ कैन कम है। टूल क्या होने वाला है, क्लाइमेट पॉलिसीज सच एज वी आर प्रमोटिंग नेट जीरो बाय 2070, इंडियन रेलवे इज गोइंग टू गेट नेट जीरो बाय 2035। नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज देख लें, और जो जो फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था COP 15 आई गेस ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 था 2015 में, वहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था और इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे, जिस वजह से हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। नाउ ग्रीन इनिशिएटिव्स, ठीक है, कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन आई गिवन यू सफिशिएंट कंक्लूजन। अगर नहीं आता तो आप आर्टिकल 21 यूज करो कि आर्टिकल 20 राइट टू एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट
hence since it being a fundamental right, it is a duty of the government to make sure that clean environment. वो आप conclusion देके आ सकते हो. Now the importance of gender equality in society. Now this is a question which society part paper उन्होंने कर रखा है, सोसाइटी से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो दे मेंशन economic society international relations. Now this will be equated under the society section. तो सवाल है द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी, कि भैया जो हमारे समाज में दो जेंडर हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला 2 ही जेंडर होंगे, तो जो हमारे समाज में जेंडर्स हैं या जो लाइक मल्टीपल जेंडर्स हैं, उनके अंदर एक बराबरी आना जरूरी है. और वो बराबरी आने का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर बराबरी आएगी तो उससे उसका इंपॉर्टेंस क्या, लाइक उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमारी सोसाइटी में. तो अब जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, जेंडर पे गैप, ऑब्वियसली गैप हमारे यहाँ जो डीपीएस है, लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ आप जाके आर्टिकल 41 करोगे तो आर्टिकल 41 में डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि सरकार की ड्यूटी जेंडर पे गैप को कम करें, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ. धीरे धीरे करें, लाइक इफ यू विल सी अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री लाइक बॉलीवुड से कहीं पे भी तो जेंडर पे गैप आपको विजिबल होगा. नाउ देयर कांसेप्ट ऑफ ग्लास सीलिंग आल्सो, ये मेंशन हमें ग्लास सीलिंग कांसेप्ट कहता है कि भाई तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अगर तुम औरत हो या तुम विमेन हो, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, एक ग्लास सीलिंग है जो सीलिंग बनी हुई है, एक ऐसा एक छत बना तो हुआ है पर ग्लास का है तो तुमको दिख नहीं रहा है, बट तुमको उस लेवल के ऊपर जाने भी नहीं देंगे. मतलब तुम्हारे लिए मैंने एक सीलिंग ड्रॉ कर दी, तुम यहाँ खड़ी थी, मैंने तुम्हारे लिए एक सीलिंग ड्रॉ कर दी, है ना, और वो सीलिंग ग्लास की है तो तुमको दिख भी नहीं रही, तुमको ऊपर छत दिख रही है, बट जैसे ही तुम इस पॉइंट पे आओगी इसके ऊपर तुमको जाने ही नहीं देंगे. दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास सीलिंग विच इज वेरी रेलेवेंट इन द इंडियन सोसाइटी, और ग्लोबली भी देखोगे तो है ही है. औरतों को एक लेवल के ऊपर प्रमोशंस नहीं दे रहे हैं, इसी चीज को तो एड्रेस कर रहे हैं. तो ग्लास सीलिंग इज वन पॉइंट वी हैव टू मेंशन. अगर औरतों से रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन कमिंग सॉल्विंग अराउंड वुमेन, द रोल ऑफ वुमेन सोसाइटी में, वुमेन का स्टेटस, एजुकेशन, कुछ भी आता है, ग्लास सीलिंग इज हैव टू मेंशन, है ना. इसके बाद एक पॉइंट सकते हैं पिंक कॉलर जॉब्स. Now what are pink collar jobs? Pink collar jobs are jobs which are related to hospitality. जैसे नर्स का काम हो गया, प्री प्राइमरी टीचर्स हो गई, ऐसी जॉब्स जहाँ पे केयर चाहिए, तो केयर वाले जॉब्स में, एयर हॉस्टेस हो गए, तो ऐसे जॉब्स में you'll see is like you'll find a lot of women. तो अभी इसमें हमें मेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है. किसमें मेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है? पिंक कॉलर जॉब्स में. इसके बाद विमेन एम्पावरमेंट इज फेमिनिज्म इज अ पॉइंट विल एड्रेस. लीगल राइट जो है इसमें, अगर क्या कुछ लीगल राइट है कि नहीं, जो मैंने आपको बताया डीपीएसपी, बट इट इज नॉट इन्फोर्सिबल. Now DPSPs are not enforceable. You cannot impose the government or you cannot force the government to do something. जब सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे तभी वो DPSP वो आप इम्प्लीमेंट करा पाओगे. तो you cannot go and sue anyone into the court of law कि भैया यहाँ पे आदमी औरत में भेदभाव हो रहा है, क्योंकि वो फंडामेंटल नहीं है. If it would have been a fundamental right, anyone could have sued into the under Article 26 and under Article 32 if they had to sue someone in the Supreme Court of India. सोशल जस्टिस की बात करेंगे और इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा? जेंडर इक्वालिटी इज क्रूशियल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी. ऑब्वियसली बिकॉज लाइक 47 to 48, let's say 52% of your population, 52% of your population are composing of women, and if you not let women like participate into these active वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या फिर वहाँ पे बराबर पे नहीं मिलेगा, तो होगा क्या? औरतें घर पे बैठ जाएंगी, घर पे बैठ जाएंगी तो उनकी इकोनॉमी, हम इकोनॉमिकल फायदा नहीं उठा सकते, वो हमारी जीडीपी में कुछ ऐड नहीं कर रही होंगी. तो जेंडर इक्वालिटी डिस्पाइट एडवांसमेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स. हाँ, मतलब हमने इस चीज़ को एड्रेस किया है भैया, पहले से अब स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है. जैसे मैंने आपको बताया, पिंक कॉलर जॉब्स, सीलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी. पिंक कॉलर जॉब्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास सीलिंग, है ना. तो बॉडी, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन आप काम करते हो, पहले तो वेज गैप ही होता है, सेम काम के लिए औरतों को कम पैसे मिल रहे होते हैं, आदमियों को ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं. अच्छा, लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स हैव स्टार्टेड लाइक इन्वेस्टिंग टू वुमेन एंड गिविंग देम जॉब, बट उसके पीछे रीजन ये नहीं होता वो औरत है, रीजन ये होता है वुमेन कम एट लाइक वेरी चीपर कॉस्ट, क्योंकि उनके घर में आदमी कमा रहा है, तो थोड़ा बहुत भी चल जाएगा. आप इस चीज़ को नोटिस करोगे सोसाइटी में, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द हायर क्लासेज एंड द लोअर. दोनों जगह पे वर्किंग प्रॉब्लम आता है क्लास में. तो ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, लैक ऑफ लीडरशिप रोल्स. और अगर आप यहाँ पे यूज़ करो, मैंने एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था, और बहुत लोग कह रहे हैं डायग्राम बनाने, बट आप बनाइए, एग्जाम में लिखा होता है. मैं तो आपको बोलूंगा आप 1-2 डायग्राम बनाओ डेफिनेटली. तो मैंने यहाँ पे एक बना रखा था, एक डायग्राम आपको कराया था विमेन के बारे में, वो डायग्राम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे. सोशल बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है. द सोसाइटी के स्टार्ट गिविंग मेल के कुछ होंगे, जेंडर रूल्स होंगे, स्टीरियोटाइपिंग होने लगेगी कि पिंक कॉलर औरतें करेंगी, बाहर का काम आदमी करेंगे. Since the women are not getting economically empowered, so they are getting dependent on other, they are getting dependent on different male. जिस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है. एंड डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हमारे यहाँ कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005. आप ये कानून मेंशन करके आइए, वो लोग इंप्रेस ही होंगे आपसे. बेसिकली लॉ स्कूल होली ना, तो यहाँ पे वायलेंस बहुत होता है. वुमेन राइट लॉज हैं हमारे यहाँ, जैसे हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हमने बना, इट हैज़ ओनली स्टैट्यूटरी स्टेटस, मतलब कानून आ रखा है, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दे रखा है. कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन मेंशन नहीं है. रिजर्वेशन पॉलिसी से बात करते 3% रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, किसमें? लोकसभा में. अमेंडमेंट कौन सा है आप मेंशन बताइएगा मुझको, कौन सा अमेंडमेंट
3% सीट रिजर्व कर दी गई है वुमेन के लिए। बाकी पंचायती राज में 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं। पंचायती राज इलेक्शंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब में 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, ये हमने मतलब इनके लिए कुछ लीगल रखे हैं, जैसे वुमेन राइट के लिए कुछ कानून बना रखे हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लिख सकते हो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लिख सकते हो, एनी एक्ट दैट हैज बीन मेड कंसीडरिंग द सिक्योरिटी वुमेन एज होल। इंटरनेशनल कन्वेंशन है बहुत सारे जो वुमेन बात करेंगे। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें औरतों की एजुकेशन बढ़ानी है, वुमेन के लिए एजुकेशन अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल करनी है। पॉलिसी में रिफॉर्म लाने हैं, जेंडर सेंसिटिव वर्क प्लेस बनाने हैं। यहाँ पे जेंडर सेंसिटिव वर्क प्लेस में पॉइंट मेंशन करोगे हरासमेंट एक्ट, है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो जो विशाखा की गाइडलाइंस है, विशाखा गाइडलाइंस। अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार बहुत जल्दी क्यों करा रहे हो, डिटेल में क्यों नहीं बताते भाई, 450 वर्ड में क्या क्या लिखोगे, 450 वर्ड्स में क्या क्या लिखोगे, उतना ही पढ़ के जाइए जितना आप याद कर सकें। मैं पढ़ाने को आपको 10 घंटे पढ़ा दूँ, मैं सेम टॉपिक पे 2 घंटे बता दूंगा, 3 घंटे बता दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। और आपको समझ में आता है, मैं जितनी क्लासेस ले चुका हूं, आपको पता है मैं आराम से इस पर 3 घंटे बोलूँ, 4 घंटे 2 घंटे पढ़ा दूँ। लेकिन आप मेरी बात समझो, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। हमें एक महीने में ही कोर्स करना है। हमारा 27 अप्रैल को एग्जाम है, हम सिर्फ उतना पढ़ के जाएंगे। देखो मैं आपको नॉलेज शोकेस करने आया नहीं हूँ, और मेरे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। मुझे आप अगर आपको देखना है चीज़ें, आप करंट अफेयर की क्लासेस देखा करिए, जीके के क्लासेस देखा करिए। हम बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ यूट्यूब पे भी चीज़ें डालें, तो उनको देखो। अभी इसको सिर्फ इस हिसाब से पढ़ो कि एग्जाम निकालना है। अभी एग्जाम निकालने में मैं तुमको विशाखा गाइडलाइन थोड़ी भी पढ़ा दूंगा, और तुम पूरे एग्जाम में अगर पेपर में विशाखा गाइडलाइंस लिख दोगे 150 वर्ड 400 450 वर्ड में 100 वर्ड की विशाखा गाइडलाइंस तो नहीं लिखोगे ना, सिर्फ ये पॉइंट मेंशन कर दोगे, काम हो जाएगा। तो उतना पढ़िए जितने से आपका काम हो जाए। लाइक बहुत घंटों पढ़ लोगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कंक्लूजन आओ, अ जस्ट सोसाइटी इज वन दैट इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर्स। यहाँ पे आर्टिकल 16 मेंशन करेंगे, है ना, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सस्टेनेबल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड इंश्योरिंग जेंडर इक्विटी, है ना। तो सारी चीजें समझ में आती हैं। बाकी जो भी मैंने विमेन रिलेटेड टॉपिक्स कराए होंगे वो पॉइंट्स यहाँ पे डालिए, और कैसा रहा सेशन मुझे बताइएगा। और अगर आप पोर्शन में 12 कॉन्ट्स आपका बराबर चल ही रहा है, तो कॉन्ट्स में आप मान के चलिए, मैंने सर से बात की थी तो 8 से 10 घंटे लगेंगे। और पार्ट बी की आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप पुरानी क्लासेस हम लगभग 22 टॉपिक्स कर चुके हैं, लगभग आई गेस अराउंड 20 to 25 टॉपिक्स हैव बीन डन। रही बात पार्ट बी के सैम्पल पेपर एनालिसिस, तो मैं अगली क्लास जब भी लूंगा मैं आपका सैम्पल पेपर बी का एनालिसिस कर दूंगा। पेपर ए में क्वांट्स का एनालिसिस आपको यूट्यूब पे और ऐप पे दोनों पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। पार्ट बी आप 1-2 दिन में जब भी हम नेक्स्ट व्हेनेवर आई एम टेकिंग, ऑब्वियसली डेफिनेटली सी योर सैम्पल पेपर ऑल्सो, और उसको देखिएगा। अगर आपने क्लासेस की हुई हैं तो आपको समझ आएगा सैम्पल पेपर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बना है। तब तक के लिए टेक केयर एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। वॉच दिस ट्वाइस, और पुराना बैकलॉग कवर कर लो। एक बार बैकलॉग कर लोगे तो यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन देन पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी डूइंग रियली ग्रेट इनटू पार्ट बी। पार्ट ए बहुत लोग संभाल ले जाएंगे, पार्ट बी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। और आप रिगरसली और बहुत सिंसियर के साथ सिर्फ ये सेशंस को अटेंड करिए, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स अपने अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, अपने कीवर्ड्स यूज़ करिए, और फिर मुझे बताइए आपका पार्ट बी में कैसा स्कोर रहता है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी डूइंग रियली वेल इनटू पार्ट बी इफ यू आर फॉलोइंग religiously. Thank you so much and have a really, really great day ahead. Bye bye.